अध्याय 1। आज से ही पिंजरे से मुक्त हो जाओ। महान शिया साम्राज्य, डोंगहाई शहर। जो परिवार के आलीशान घर के अंदर। जो हुआई, आज से ही जो परिवार से बाहर निकल जाओ। जो हुआई ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और सोफे पर बैठी महिला को देखा, जिसकी त्वचा दृढ़ थी, जिसका आकर्षण अभी भी बरकरार था, लेकिन जिसकी भौहों से एक नीचता झलक रही थी। उनकी भौहें लगभग न के बराबर से कुड़ी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी नौकरी बदलकर रैंक क्लोन मास्टर कर ली। लियू युरू ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और अपने होठों को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मोड़ लिया। नहीं तो क्या, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति ने सबसे बेकार लेवल पेशे को अपना पेशा बना लिया। क्या आप अब भी जो परिवार में रहना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि बाहरी लोग हमारे जो परिवार पर हंसें? सोफे के दूसरे छोर पर स्टाइलिश कपड़े पहने एक युवक अचानक बोलने लगा। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता का मुखौटा था। भाई, मेरा इरादा बुरा बनने का नहीं है। आपकी शारीरिक स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि आपने फिर से नौकरी बदल ली है, आप इस हालत में हैं। घर पर रहना वाकई बहुत सुविधाजनक नहीं है। मैंने बाहर एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया है, वहाँ शांति है। यह आपके ठीक होने के लिए अच्छा है। हालांकि उस युवक ने सलाह भरे शब्द कहे, लेकिन उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। माँ और बेटे की आपस में हो रही बहस को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनके शब्द तीखे व्यंग्य और उपहास से भरे हुए थे। जो हुआई ने मन ही मन उपहास किया। मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन से हूँ। उन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से के लकवाग्रस्त होने के साथ शुरुआत की थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया। समय यात्रियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार वास्तव में अद्वितीय है। इसके मूल मालिक जो हुआई थे। उनका जन्म डोंगहाई शहर के एक प्रतिष्ठित जो परिवार में हुआ था, जो शहर का एक प्रसिद्ध खानदान है। उनके पिता जो फैंग जो परिवार के वर्तमान मुखिया ओल्ड मास्टर जो के तीसरे पुत्र हैं। इस शरीर का मूल मालिक एक युवा मालिक के रूप में विलासितापूर्ण और चिंतामुक्त जीवन जी रहा था। हालांकि भाग्य का यह मोड़ बहुत अचानक और दुखद रूप से आया। जो परिवार को निशाना बनाकर किए गए एक क्रूर हमले में उसकी मां ने उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। वह स्वयं एक विचित्र अभिशाप से ग्रसित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वह लकवाग्रस्त हो गया और अपना शेष जीवन व्हीलचेयर में बिताने को तैयार रहा। जो परिवार ने प्रकाश गुट के शक्तिशाली चिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन सभी असहाय साबित हुए। उनकी मां का शव ठंडा भी नहीं हुआ था कि उनके पिता जो फैंग ने दोबारा शादी कर ली। मेरे सामने खड़ी वह क्रूर और कृतघ्न सौतेली मां लियू युरू थी। जब उनकी शादी जो परिवार में हुई, तो वह अपने साथ लू क्यूई नामक एक बेटे को लेकर आई। जिस क्षण लियू युरू और उसका बेटा घर में दाखिल हुए, उसी क्षण से मूल मालिक की स्थिति तेजी से बदतर हो गई और वह सुअरों और कुत्तों की स्थिति से भी बदतर हो गई। खर्चों में कटौती करना आम बात थी। व्यंग्य और उपहास उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। मूल मालिक कमजोर था और उसे चलने फिरने में कठिनाई होती थी। उसे हर तरह के तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि नौकर भी जरा सी बात पर उसे आदेश देने, पीटने और डांटने की हिम्मत करते थे। उनके पिता जो फैंग उदासीन बने रहे और स्थिति को बेरुखी से देखते रहे। इसका कारण सीधा साधा है। लियू युरू राजधानी के लियू परिवार की वैध पुत्री हैं। परिवार में और आगे बढ़ने की जो फैंग की महत्वाकांक्षा और परिवार का मुखिया बनने की उसकी महत्वाकांक्षा लियू परिवार के मजबूत समर्थन पर निर्भर करती है। इस मां और बेटे द्वारा किए गए लगातार क्रूर उत्पीड़न ने अंततः मूल मालिक के नाजुक धैर्य को तोड़ दिया। वह सांस नहीं ले पा रहा था और निराशा में उसकी मृत्यु हो गई। जो हुआई की आत्मा ने यहाँ पुनर्जन्म लिया और केवल 3 दिनों के लिए इस शरीर में निवास किया। यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर अथाह गहराई का आक्रमण है, जहाँ विचित्र जीव जंतुओं का बोलबाला है और जहाँ सब कुछ डिजिटल हो चुका है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके मनुष्य नौकरी परिवर्तन समारोह के माध्यम से अपने पेशे को जागृत कर सकते हैं, जिससे उन्हें संकटों से लड़ने की असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। कई प्रकार के पेशे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रणालियों में विभाजित किया गया है: युद्ध, सहायता और जीवन कौशल। व्यावसायिक रेटिंग उच्चतम से निम्नतम क्रम में SSS, SS, S, A, B, C, D और A हैं। SSS श्रेणी अत्यंत दुर्लभ है। एक काल्पनिक अस्तित्व। E श्रेणी सर्वव्यापी है, व्यवहारिक रूप से कचरे के बराबर। आज जो हुआई स्कूल के एकीकृत स्थानांतरण समारोह में भाग ले रहे हैं। परिणामस्वरूप वह उम्मीदों पर खरा उतरा और सर्वत्र सर्वमान्य रूप से सबसे खराब लेवल पेशे क्लोन मास्टर की ओर रुख किया। क्लोन मास्टर एक समय में केवल एक ही क्लोन को बुला सकता है। स्तर बढ़ने के साथ साथ क्लोनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। हालांकि क्लोन में मूल शरीर के केवल आधे गुण ही होते हैं, जिससे ये बेहद कमजोर और पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता है। उन्हें मुश्किल से ही सहायक भूमिका में माना जा सकता है। अधिक से अधिक वे कुछ जासूसी का काम कर सकते हैं। ये सबसे बेकार चीज है। इसलिए जैसे ही वह जो परिवार में लौटा, शुरुआत में दिखाई देने वाला दृश्य फिर से सामने आ गया। जो हुआई का चेहरा शांत था और उसकी आवाज में कोई भावना नहीं झलक रही थी। क्या पिताजी का यही इरादा है? लियू युरू ने तिरस्कार से भरी आंखों से अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारे पिता अनगिनत राजकीय मामलों में व्यस्त हैं। उनके पास तुम्हारे जैसे निकम्मे के जीवन या मृत्यु की परवाह करने का समय कैसे हो सकता है? अब मैं लियू युरू इस परिवार की मुखिया हूँ। अगर तुम्हारे पिता को पता भी चल गया, तो शायद वो मेरे फैसले से ही सहमत होंगे। एक निकम्मे को जो परिवार में रखकर क्या तुम सच में उससे जो परिवार को गौरव दिलाने की उम्मीद करते हो? ये सुनकर जो हुआई को कोई और भावना महसूस नहीं हुई और वह कुछ और कहने में बहुत आलसी था। उसे इस तथाकथित घर या उस तथाकथित पिता के लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी। वह जल्द से जल्द इस घिनौने पिंजरे से मुक्त होने पर ही खुश था। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? ठीक है, जो हुआई ने उदासीनता से कहा। लेकिन मुझे एक बात स्पष्ट करनी होगी। उनकी निगाहें लियू युरू और लू क्यूई पर घूमी। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द दृढ़ और गूंजदार था। जिस क्षण मैंने इस घर से कदम रखा, उसी क्षण से मेरा जो हुआई का जो परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया। आज से जो परिवार से संबंधित कोई भी बात मेरी चिंता का विषय नहीं है, और मुझसे संबंधित कोई भी बात जो परिवार की चिंता का विषय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। वह रुका, उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। और आज तुमने जो किया है, उस पर पछतावा मत करना। लियू युरू को ऐसा लगा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वह इतनी जोर से हंसी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। खेद। एक निकम्मा, अपाहिज लेवल का बेवकूफ। क्या जो परिवार को इसका पछतावा होगा?
क्या तुम पागल हो? लू क्यूई ने भी अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। भाई तुम बहुत मजेदार हो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? जो परिवार के बिना आप बाहर कैसे जीवित रहेंगे? रोते रोते और गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास वापस मत आना कि हम तुम्हें अपने साथ ले लें। जो हुआई ने उनके आत्मसंतुष्ट और उपहासपूर्ण भावों को देखा। उसने मन ही मन उपहास किया। एफ रैंक क्लोन मास्टर बर्बाद करना। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नौकरी बदलने के ठीक उसी क्षण ईश्वर स्तरीय अवतार प्रणाली। हर बार जब आप एक अवतार बनाते हैं तो आप उस अवतार के लिए एक बिल्कुल नया वर्ग बना सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के बाद आपके क्लोन के पास अपना स्वतंत्र एट्रीब्यूट पैनल, स्किल पैनल और इक्विपमेंट पैनल होगा। इसके अलावा एक बार क्लोन बन जाने के बाद यह मूल शरीर की किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किए बिना स्थायी रूप से अस्तित्व में रह सकता है। कुछ ही सामान लिए बूढ़े बटलर अंकल फू ने जो हुआई की व्हीलचेयर को धकेला और धीरे धीरे जो परिवार के गेट से बाहर निकल गए। जो हुआई ने आलीशान लेकिन ठंडे विला पर एक नजर डाली। मेरे दिल में कोई लगाव नहीं बचा था। मुक्ति के बाद केवल उदासी का भाव ही रह जाता है। मैं आखिरकार इस पिंजरे से मुक्त हो गया हूँ। बाद में समुद्र इतना चौड़ा है कि मछलियां उसमें स्वतंत्र रूप से उछल कूद कर सकती हैं। आकाश इतना ऊंचा है कि पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। उन्होंने आंखें मूंद ली। मेरे मन में एक विशाल घूमने वाला घुंडी प्रकट हुआ। अंदर मौजूद रंगीन छोटी छोटी गेंदें प्रकाश से जगमगा रही थीं। घुंडी वाली मशीन के सामने एक बटन जल उठता है। बटन के बगल में सुनहरे रंग के छोटे अक्षरों की एक पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नए खिलाड़ी के लिए बोनस, कृपया अपने पहले क्लोन को देने के लिए एक रो और बनाएं। डिंग, कृपया अपने पहले क्लोन के लिए पेशा चुनें। एक ठंडी भावहीन सिस्टम सूचना सुनाई दी। क्लोन क्लास बनाएं, एस रैंक की गारंटी एसएसएस रैंक तक। जो हुआई की सांस अचानक रुक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एस स्तर की न्यूनतम गारंटी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि पूरे ग्रेट शिया साम्राज्य में हर साल केवल मुट्ठी भर एस रैंक पेशेवर ही जागृत होते हैं। उनमें से प्रत्येक एक विलक्षण प्रतिभा है। ऐसे श्रेणी के व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं। महान जिया साम्राज्य में केवल 2 ही सार्वजनिक रूप से ज्ञात हैं। उन्हें किंवदंतियों के रूप में पूजा जाता है और वे राष्ट्र के स्तंभ हैं। एसएसएस क्लास की बात करें तो ये तो लगभग एक मिथक ही है। हजारों वर्षों के इतिहास में ये बेहद दुर्लभ है। आज की दुनिया में केवल स्वतंत्र संघ से आने वाले व्यक्ति को ही चलता फिरता भगवान माना जाता है और करोड़ों लोगों द्वारा पूजा जाता है। उनकी प्रणाली क्लोन बनाने का पेशा एस स्तर से शुरू होता है। एसएसएस जीतने का मौका और भी अधिक है। जो हुआई ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। उसकी आंखों में एक जलती हुई रोशनी चमक रही थी, भविष्य के लिए असीम आशा की रोशनी। बिना किसी झिझक के उसने मन ही मन एक्सट्रैक्ट बटन दबा दिया। घुंडी तेजी से घूमती है, उसकी झिलमिलाती रोशनी चकाचौंध कर देने वाली और मनमोहक है। अंत में एक चमकदार सुनहरा गोला घुंडी से निकला और धीरे धीरे नीचे गिर गया। सुनहरी रोशनी का एक तेज विस्फोट हुआ जो एक प्राचीन और रहस्यमय नौकरी परिवर्तन पत्रक में परिवर्तित हो गया, जो हुआई की आंखों के सामने चुपचाप तैरता रहा। बधाई हो मेजबान, आपने अद्वितीय छिपे हुए वर्ग एस रैंक थंडर स्वॉर्ड्समैन को चुना है। अध्याय 2 यासुओ थंडर स्वॉर्ड्समैन। बूढ़े बटलर अंकल फू ने जो हुआई की व्हीलचेयर को धीरे धीरे जो परिवार के गेट से बाहर धकेला। वह झुक गया और आह भरी। युवा स्वामी, कृपया दुखी न हो। गुरु इतने निर्दयी व्यक्ति नहीं है। कुछ समय बाद वह आपको वापस लाने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। जो हुआई अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए उस आलीशान विला को देख रहे थे जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। उसकी आंखों में स्नेह का कोई निशान नहीं था। वह जानता था कि अंकल फू वास्तव में मूल मालिक की परवाह करते थे। लेकिन इस शरीर का जनक कौन है? ओह, वह व्यक्ति जिसका दिमाग केवल सत्ता से भरा हुआ था। इस समय वह शायद लियू युरू और उसके बेटे का दिल जीतने की योजना बना रहा होगा और लियू परिवार के प्रभाव का लाभ उठाकर सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद कर रहा होगा। और उसके उस निकम्मे बेटे का क्या? वह शायद बहुत पहले ही इसके बारे में भूल गया होगा। जो हुआई ने अपना सिर हिलाया। अंकल फू, मैं ठीक हूँ। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अब से मैं और अधिक स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकूंगा। जब अंकल फू ने उसे ऐसा कहते सुना तो उन्होंने फिर से आह भरी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी व्हीलचेयर को सड़क किनारे खड़ी कार की ओर धकेल दिया। कार स्टार्ट हुई और उस इलाके से चली गई जहां जो परिवार रहता था। जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेतना पल भर में मन की गहराइयों में समा गई। एक विशाल भविष्यवादी शैली का घूमने वाला घुंडी हवा में चुपचाप तैर रहा है। रोटरी नॉब के बगल में एक बिल्कुल नया पैनल खुलता है। क्लोन पैनल यासुओ क्लास, एकमात्र छिपा हुआ क्लास एस रैंक थंडर स्वॉर्ड्समैन। स्तर LV1। स्वास्थ्य अंक 150/150। माना पॉइंट्स 100/100। शक्ति 28, फुर्ती 56, स्टेमिना 25, मानसिक शक्ति 22। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल, हवा पर सवार होना, स्तर LV1। कौशल एक निष्क्रिय तीक्ष्ण तलवार का इरादा स्वयं की चपलता को 100% बढ़ाता है। बुनियादी हमलों में बिजली की शक्ति समाहित होती है जिससे लक्ष्य को अतिरिक्त 10% बिजली का नुकसान होता है और इसे आसपास की अधिकतम 5 शत्रु इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है जिससे हमले की शक्ति के 30% के बराबर छींटे वाला नुकसान होता है। कौशल 2 सक्रिय थंडर/50 मैना खर्च करता है, तुरंत बिजली से भरी तलवार से आगे की ओर वार करता है, सीधी रेखा में दुश्मनों को 150% आक्रमण क्षति के रूप में बिजली की क्षति पहुंचाता है और पक्षाघात 1 सेकंड तक चलने वाला करने की संभावना होती है। कूलडाउन 10 सेकंड। फिर उसने अपने खुद के कैरेक्टर पैनल को देखा। नाम जो हुआई। पेशा ई रैंक क्लोन मास्टर। स्तर 1050। स्वास्थ्य अंक 80/80। माना पॉइंट्स 50/50। शक्ति 5, फुर्ती 4, स्टेमिना 6। आत्मा 8। सक्रिय कौशल क्लोन बनाना, स्तर LV1। प्रभाव क्लोन बनाने के लिए 10 माना खर्च होते हैं। क्लोनों की वर्तमान अधिकतम संख्या 1। क्लोन के गुण मूल के 50% होते हैं। नोट, ईश्वर स्तरीय अवतार प्रणाली के कुछ प्रभावों को इसमें शामिल किया गया है। जो हुआई के होंठ फड़कने लगे। ई रैंक और एस रैंक के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कृपया अपने एस रैंक क्लोन का नाम दें।
चूंकि वह एक थंडर स्वॉर्ड्समैन है और तलवार चलाता है, अचानक जो हुआई के मन में एक विचार आया और उसके पिछले जीवन के एक खेल के उस स्वतंत्र स्वभाव वाले किरदार की छवि उसके दिमाग में उभर आई। चलो उसका नाम यासुओ रखते हैं। सिस्टम सूचना, नामकरण सफल। क्लोन यासुओ बनाया गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कृपया अपने क्लोन यासुओ की दिखावट को अनुकूलित करें। चूंकि इसका नाम यासुओ है, इसलिए इसकी शक्ल स्वाभाविक रूप से उसके जैसी होनी चाहिए। कुछ ही समय में एक क्लासिक घुमंतु तलवारबाज की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसके लंबे बेतरतीब काले बाल लापरवाही से पीछे की ओर बंधे हुए थे, जिनमें से कुछ लंटें नीचे लटक रही थी, जो उसकी गहरी तीक्ष्ण आंखों को छुपा रही थी। उनकी टूटी पर खुरदरी दाढ़ी थी, जो उनके व्यक्तित्व में अस्थिरता और अनियंत्रण का भाव जोड़ती थी। एकदम सटीक प्रतिकृति। जो हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं अभी भी शुरुआती स्तर के सूती कपड़े पहने हुए हूं और मेरे पास कोई अच्छी लंबी तलवार नहीं है। सिस्टम सूचना, क्लोन यासुओ की आकृति सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई है। सिस्टम सूचना, क्लोन निर्माण प्रक्रिया जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। इस समय तक अंकल फुकार को एक काफी एकांत विला में ले जा चुके थे। यह विला, जो हुआई की मां द्वारा अपनी मृत्यु से पहले छोड़ी गई निजी संपत्ति है, अब उनका एकमात्र रहने का स्थान बन गया है। अंकल फू ने कार पार्क की और सबसे पहले अंदर गए। उन्होंने छोटे मालिक को अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए बेडरूम को सावधानीपूर्वक साफ किया। जो हुआई ने अंकल फू द्वारा तैयार किया गया कुछ खाना खाया। ठीक उसी क्षण सिस्टम सूचना, एस रैंक क्लोन थंडर स्वॉर्ड्समैन यासुओ सफलतापूर्वक उत्पन्न हो गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जो हुआई के सामने सफेद रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति अचानक कहीं से प्रकट हुआ। ये यासुओ था, जिसने मोटे सूती कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर कुछ भावहीनता थी। मेजबान अपनी चेतना के माध्यम से इस क्लोन को नियंत्रित कर सकता है। ये क्लोन इंटेलिजेंट कोर एआई सिस्टम 1.0 से लैस है। इसमें बेहद मजबूत पहल क्षमता है और यह अपने मेजबान के प्रति पूरी तरह से वफादार है। क्लोन के मारे जाने के बाद इसे 24 घंटे बाद पुनः बनाया जा सकता है, जिसमें इसका मूल स्तर और उपकरण यदि कोई हो बरकरार रहता है। शानदार। जो हुआई मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना का एक अंश यासुओ के शरीर में समाहित होने दिया। अगले ही पल यासुओ, जिसकी आंखें बेजान लग रही थी, अचानक उनमें एक चमक सी आ गई और वह अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो उठा। यासुओ ने अपने खुरदुरे लेकिन शक्तिशाली हाथों को नीचे देखा और फिर अपने फुर्तीले पैरों को फैलाया। हे भगवान! यासुओ के शरीर के भीतर जो हुआई की चेतना ने विस्मय व्यक्त किया। यह अनुभूति बिल्कुल शरीर को नियंत्रित करने के समान है। दरअसल अपने शरीर की ताकत की वजह से वह इसमें और भी अधिक निपुण है। उसने कुछ कदम चलने की कोशिश की, फिर जॉगिंग और जंपिंग करने की कोशिश की। गतिविधियां सहज और निर्बाध थीं। हाहा, 3 दिन, अब मैं आखिरकार फिर से खुलकर घूम फिर सकता हूँ। भले ही वह सिर्फ एक क्लोन के अंदर था, फिर भी जो हुआई बेहद उत्साहित था। ची, बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अंकल फू नए तय किए हुए बिस्तर के कवर लेकर अंदर आए। उन्होंने ऊपर देखा तो कमरे में एक अजनबी आदमी दौड़ता भागता और उछलता कूदता नजर आया। स्नैप! उसके हाथों में मौजूद कंबल धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अंकल फू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बिना सोचे समझे वे आगे बढ़े और जो हुआई की व्हीलचेयर को रोक दिया। उनका वृद्ध शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उनका संकल्प असाधारण रूप से दृढ़ था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे मालिक के कमरे में घुसने की? तुम्हें क्या चाहिए? जो हुआई को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। उसने तुरंत यासुओ को बोलने के लिए मजबूर किया और जानबूझकर एक सधे हुए, अनुभवी अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज का इस्तेमाल किया। अंकल फू, घबराए मत, मैं हूँ जो हुआई। यह मेरा क्लोन है। यासुओ की गहरी, अपरिचित आवाज ने अंकल फू को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। युवा स्वामी। अंकल फू ने अविश्वास से यासुओ को देखा, फिर व्हीलचेयर पर बैठे जो हुआई को। तुम इस बूढ़े नौकर को डराओ मत। आखिर क्या हो रहा है? अंकल फू एक अनुभवी व्यक्ति थे और जानते थे कि अन्य क्लोन मास्टर्स द्वारा बनाए गए सभी क्लोन मूल शरीर के बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन इस लंबे, प्रभावशाली और अपरिचित व्यक्ति में जो हुआई की कमजोरी का कोई निशान नहीं था। ये देखकर जो हुआई के मन में एक विचार आया और उसने अपनी चेतना यासुओ के शरीर से बाहर निकाल ली। उसने धीरे धीरे व्हीलचेयर में अपनी आंखें खोली और अंकल फू को एक कड़वी मुस्कान दी। अंकल फू, अब आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? अंकल फू ने पहले जो हुआई को देखा, जो अपनी व्हीलचेयर में होश में आ गया था, फिर यासुओ को देखा, जो तुरंत अपनी बेहोशी की हालत में लौट आया था, और फिर राहत की एक लंबी सांस ली। वह उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए और अपनी छाती थपथपाए। अरे मेरे युवा स्वामी, आपने तो इस बूढ़े नौकर को डराकर मार ही डाला। जो हुआई का चेहरा गंभीर हो गया। अंकल फू, मेरे क्लोन के बारे में रहस्य फिलहाल केवल आप और मैं ही जान सकते हैं। आपको ये बात किसी को भी बिल्कुल नहीं बतानी है। मेरे तथाकथित पिता भी स्वीकार्य नहीं है। अंकल फू ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और दृढ़ता से कहा, युवा स्वामी, निश्चिंत रहें। ये बूढ़ा सेवक किसी को भी एक शब्द बताने के बजाय इसे अपने तक ही रखना पसंद करेगा। जो हुआई ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। इस निर्मम दुनिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकता था, तो वह केवल उसके सामने खड़ा वफादार बूढ़ा बटलही था। अंकल फू, जो हुआई ने कुछ देर सोचा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे क्लोन को कुछ उपकरण पहना दें। पहला स्तर ठीक है। ये सुनकर अंकल फू फिर से हैरान रह गए। एक क्लोन? क्या एक क्लोन उपकरण पहन सकता है? ये तो अभूतपूर्व है। तुरंत ही वह परेशान दिखे और आह भरते हुए बोले, युवा स्वामी, पेशेवरों के लिए उपकरणों की कीमत लगातार ऊंची बनी हुई है। सबसे बुनियादी स्तर 1 के काले लोहे के उपकरण की कीमत भी कम से कम 500 ज़िया सिक्के है। हमारे पास 2000 से भी कम पैसे बचे हैं और हमें अभी भी अपने दैनिक खर्चों और आपके खाने पीने का इंतजाम करना है। जो हुआई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही पैसा है? अंकल फू की निगाहें इधर उधर दौड़ी और उनकी आवाज कुछ धीमी हो गई। जाने से पहले मैडम ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। ये 2000 युआन वो थोड़ी सी निजी रकम है जो इस बूढ़े नौकर ने वर्षों से मितव्ययिता बरते हुए बचाई है। धड़ाम! जो हुआई ने गुस्से से अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पर मुक्का मारा। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। अच्छा हुआ, जो परिवार के लिए अच्छा हुआ, लियू यूरू के लिए अच्छा हुआ। वे बिल्कुल निर्दयी और कृतघ्न हैं।
उसने कुछ गहरी सांसें ली, अपने गुस्से को दबाया और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ऐसे में मैं पहले अंकल फू को परेशान करके उसके लिए काले लोहे की श्रेणी की एक लंबी तलवार खरीदवाऊंगा। हम फिलहाल अन्य उपकरण खरीदने से परहेज करेंगे। बस फिट होने वाले कपड़ों का एक और सेट खरीद लो। अंकल फू ने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ युवा स्वामी, मैं इसका तुरंत ध्यान रखूंगा। लगभग 2 घंटे बाद अंकल फू एक साधारण, बिना किसी अलंकरण वाली काली लोहे की लंबी तलवार और गहरे रंग के चुस्त दुरुस्त कपड़े लेकर लौटे। यासुओ की लंबाई पूरे 1.8 मीटर है। उनके चुस्त दुरुस्त कपड़ों ने उनकी सुगठित और दमदार मांसपेशियों को बखूबी उभारा। हालांकि वे थोड़े तंग लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके तेज और सक्षम व्यक्तित्व को और भी निखार दिया। अपने हाथ में काली लोहे की लंबी तलवार पकड़े हुए उसने लापरवाही से उसे घुमाया, जिससे तुरंत ही एक तलवारबाज की तेज और प्रभावशाली आभा प्रकट हुई। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। अध्याय 3, ये शी। तभी अचानक आंगन के बाहर दरवाजे की घंटी बजी। जू हुआई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। इस नाजुक मोड़ पर कौन उसकी तलाश में आएगा? अंकल फू ने गहरी आवाज में कहा, युवा स्वामी, ये बुरा नौकर दरवाजा खोलकर आएगा। आपको पहले अपना क्लोन भेजना चाहिए। जू हुआई ने सिर हिलाया और एक विचार के साथ यासुओ को नियंत्रित करते हुए उसे तेजी से एक एकांत गोदाम में ले गया। तुरंत ही उसकी चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। जैसे ही उसने व्हीलचेयर में अपनी आंखें खोली, उसने दरवाजे के बाहर से अंकल फू की आदरपूर्ण आवाज सुनी, युवा स्वामी, मिस ये आपसे मिलने आई हैं। मिस ये। जू हुआई के मन में तुरंत एक आकर्षक आकृति उभर आई। मूल मालिक की बचपन की प्रेमिका ये शी। तियानहाई शहर में ये परिवार की आंखों का तारा। जल्दी से उसे अंदर बुलाओ, जू हुआई ने नरमी से कहा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही एक खूबसूरत आकृति अंदर आ गई। नई आने वाली लड़की ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी, जो उसके सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना रही थी। बर्फ जैसी सफेद त्वचा, चमकदार आंखें और सफेद दांतों वाली वह एक जीवंत और परिष्कृत स्वभाव की धनी है। वह ये शी थी। भाई जू हुआई। लड़की की आवाज स्पष्ट और तीखी थी, जिसमें थोड़ी सी जल्दबाजी झलक रही थी। ये शी तेजी से जू हुआई के पास गई और सहजता से उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निर्मल आंखों में चिंता और दुख झलक रहा था। जब मुझे पता चला कि आपको जू परिवार से निकाल दिया गया है, तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। बोलते समय उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, वो लियू युरू तो सचमुच एक नागिन है। उसने तो तुम्हें बाहर ही निकाल दिया। और उसका बेटा लू क्यूई भी कोई कम नहीं है। अंकल जो, आप सचमुच अंधे हैं। ये शी के भावपूर्ण बचाव को सुनकर जू हुआई के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। इस दुनिया में मूल स्वामी के बहुत कम सच्चे दोस्त थे और ये शी निस्संदेह उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी। बेशक इस स्नेह में मूल मालिक का युवावस्था का और जटिल मोह भी शामिल है। अगर वह अचानक हुआ हमला न होता जिसने मूल मालिक को अपंग बना दिया। शायद उनकी और ये शी की पहले से ही सगाई हो चुकी थी। इसके बावजूद ये शी ने इतने सालों में कभी भी उसे दूरी नहीं बनाई। इसके विपरीत वे अक्सर आते हैं और आपका बहुत ध्यान रखते हैं। उसने हिम्मत जुटाकर असली मालिक के सामने कबूलनामा भी कर लिया और कहा कि भले ही भाई जो हुआई फिर कभी खड़े न हो पाए, वह हमेशा के लिए उनके साथ रहने को तैयार है। दुर्भाग्यवश मूल मालिक, जो उस समय बेहद असुरक्षित और संवेदनशील था, ने उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद ये शी ने हार नहीं मानी। अपने परिवार के भारी दबाव और बड़ों की बार बार दी गई चेतावनियों के बावजूद कि उसे जो हुआई से संबंध तोड़ लेना चाहिए, वह अपने संकल्प पर अडिग रही। वह कभी कभी उसके लिए घर के बने नाश्ते भी लाती थी। अपने सामने खड़ी दयालु और दृढ़ निश्चयी लड़की को देखकर जो हुआई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में उस ठंडे पिंजरे से बाहर निकलकर मुझे राहत महसूस हो रही है। दरअसल मैं काफी समय से यहाँ से जाना चाहता था। ये शी ने उसे निहारते हुए देखा और उसके भावों को वास्तविक पाते हुए उसने हल्के से सिर हिलाया और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। अच्छा, इससे मुझे लियू युरू और उसके बेटे के घिनौने चेहरे दोबारा देखने से छुटकारा मिल गया। बोलते बोलते ये शी ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली और रहस्यमय ढंग से थोड़ा और करीब झुकते हुए कहा, वैसे जो हुआई भाई, मुझे आपको एक अच्छी खबर बतानी है। क्या आप जानना चाहेंगे? जो हुआई ने भौहें उठाकर सहयोगात्मक लहजे में पूछा, ओह, क्या अच्छी खबर है? ये शी की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, उनमें थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। मैंने आज अपना जॉब चेंज पूरा कर लिया। मैं अब ए रैंक लाइट टाइप क्लास की होली लाइट सिंह हूँ। जब मैं उच्च स्तर पर पहुंच जाऊंगा और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, तो शायद मैं आपको अभिशाप दूर करने में मदद कर सकूं और आपको फिर से खड़े होने में सक्षम बना सकूं। जो हुआई समझ गया, ये शाप शक्ति बेहद विचित्र थी। प्रकाश तत्व चिकित्सा के वे प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी इसके आगे बेबस थे। ये शी, जिसने अभी अभी नौकरी बदली थी, इसे इतनी आसानी से कैसे हल कर सकता था? लेकिन उनके चेहरे पर आशा भरी मुस्कान फैल गई। ये बहुत बढ़िया है शी ए, अब से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जब वह बोल रहा था, तो जो हुआई ने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाया और धीरे से ये शी के कोमल हाथ को थाम लिया जो उसकी गोद में रखा हुआ था। मूल मालिक असुरक्षित और डरपोक था, लेकिन वह ऐसा नहीं रहेगा। वह कितनी प्यारी लड़की है, उसकी देखभाल करने की पहल न करना सचमुच मूर्खता होगी। उस छोटी बच्ची के हाथ कितने चिकने और मुलायम हैं, छूने में कितना अच्छा लगता है। जो हुआई के अचानक अंतरंग हाव भाव से चौंककर ये शी का गोरा चेहरा पल भर में मदहोश कर देने वाली दो लालिमाओं से लाल हो गया और उसका दिल हिरन की तरह धड़कने लगा। लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया, उसने बस अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और उसे अपना हाथ पकड़े रहने दिया। दोनों काफी देर तक प्यार भरी बातें करते रहे, जब तक कि खिड़की के बाहर रात गहरी नहीं हो गई, जिसके बाद ये शी अनिच्छा से अलविदा कहने के लिए उठी। भाई जो हुआई, कल से तियानहाई शहर में स्थित ट्रायल टावर फिर से खुल जाएगा। मुझे शायद हाल ही में अपग्रेड पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए आपसे अक्सर मिलने नहीं आ पाऊंगा। बोलते बोलते उसने अपने छोटे से थैले से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला और बगल में खड़े अंकल फू को देते हुए कहा, अंकल फू, इसमें 100,000 दाशिया सिक्के हैं। पासवर्ड है भाई जो हुआई का जन्मदिन। कृपया इस दौरान भाई जो हुआई का अच्छे से ख्याल रखें। अंकल फू इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए और बार बार इनकार में अपने हाथ हिलाते रहे। ये शी ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। उसने कार्ड नीचे रखा, उसका चेहरा लाल हो गया और वह पीछे मुड़े बिना तेजी से चली गई। अंकल फू ने क्रिस्टल कार्ड पकड़ा हुआ था और उन्होंने जो हुआई को चिंता भरी नजरों से देखा। जो हुआई ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल फू, कृपया इसे अभी स्वीकार कर लीजिए।
हमें इस समय इस पैसे की बहुत जरूरत है और मौका मिलते ही हम उसे दुगुना लौटा देंगे। परीक्षाओं का टावर। जू हुआई की आंखों में हल्की सी चमक आई। ये ट्रायल टावर एक एंट्री लेवल डंजन है जिसे आधिकारिक टीम द्वारा विशेष रूप से नौसिखिया खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है और यह प्रत्येक वर्ष केवल विशिष्ट अवधियों के दौरान ही खुला रहता है। इसमें कुल 12 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी चुनौतियां और बढ़ती कठिनाई का स्तर है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी निश्चित स्तर को पार करने का रिकॉर्ड या यहां तक कि समग्र रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो आपको आधिकारिक टीम से उदार पुरस्कार मिल सकते हैं और दुर्लभ उपकरण या कौशल पुस्तकें प्राप्त करने का भी मौका मिल सकता है। जू हुआई के मन में एक स्पष्ट विचार आकार लेने लगा। तो फिर यासुओ को कल टावर ऑफ ट्रायल्स में जाकर अपनी किस्मत आजमाने दो। जू फैंग ने जो परिवार के विला का गेट धक्का देकर खोल दिया। रात हो चुकी थी, लेकिन रेस्टोरेंट में तेज रोशनी थी। लियू यूरू और लुक वी खाने की मेज पर बैठे थे। जू फैंग ने अपना कोट उतारा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह चलकर गया और सम्मान की सीट पर बैठ गया। वह लड़का जो हुआई कहाँ है? उसने पूछा। लियू यूरू ने अपनी चॉपस्टिक से खाने का एक टुकड़ा उठाया, उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। आवाज बिल्कुल सपाट थी। जो फैंग रुक गया, उसकी चॉपस्टिक हवा में लगी हुई थी। निकाल दिया गया, उसने थोड़ी हैरानी के साथ दोहराया। लियू यूरू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने ई लेवल की नौकरी में बदलाव किया और वह पूरी तरह से बेकार है। क्या जो परिवार में रहना शर्मनाक है? उसके होठों के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। और उसे शुक्रगुजार होना बिल्कुल नहीं आता। हमने उसे इतने सालों तक पाला पोसा है और वह खुद कहता है कि वह जो परिवार से सारे संबंध तोड़ना चाहता है। इस तरह के नालायक बेटे को घर छोड़कर खुद अपना पेट पालना चाहिए। जो फैंग के चेहरे पर काफी अप्रिय भाव थे। उसने अपनी मुट्ठी भींची, फिर उसे ढीला कर दिया। तुमने उसे इस तरह कैसे निकाल दिया? लियू यूरू ने ठंडी हंसी हंसी। कैसे? क्या आपका दिल टूट गया है? उसने उसे तीखी निगाहों से देखा। जो फैंग ने तुरंत मुस्कुरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हाथ हिलाया। वह इतना निकम्मा है कि उसे जो परिवार से निकाल देना ही उचित है। उन्होंने कहा कि वह संबंध तोड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मेरा ये बेटा कभी था ही नहीं। इसके बाद लियू यूरू ने संतुष्टि के साथ अपनी निगाहें हटा लीं। ये हुई ना बात। उसने लू क्यूई की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। क्वियर ने आज नौकरी बदल ली। रैंक 1 क्लास, धधकती जादूगर। उसके लहजे में घोर आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। जो फैंग ने लू क्यूई की ओर देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिला जुला भाव था। एक रैंक विस्फोटक अग्नि जादूगरनी। बहुत बढ़िया, शानदार, क्यूई वाकई होनहार है। लू क्यूई मुस्कुराया, थोड़ा शर्माते हुए। लियू यूरू ने खर्राटा लिया। सिर्फ बातें करने से क्या फायदा? उसने जो फैंग की ओर एक नजर डाली। क्या पिता को अपना समर्थन दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? जो फैंग जोर से हंस पड़ा। बिल्कुल, कि बस कह दो कि तुम क्या कहना चाहती हो। लू क्यूई मुस्कुराए और कुछ जिज्ञासा भरे लहजे में बोली। अंकल जो, मैंने सुना है कि उस समय मेरे बड़े भाई जो हुआई की सगाई ये परिवार की मिस येशी से लगभग हो ही गई थी, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य के कारण इसमें देरी हो गई। चूंकि मेरा बड़ा भाई अब कोई खतरा नहीं है, तो मुझे यह अवसर क्यों न दिया जाए। सच कहूं तो मैं मिस येशी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। ये सुनकर जो फैंग का चेहरा सख्त हो गया, फिर वह जोर से हंस पड़ा। तो बात ये थी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने ये बात न भी कही होती, तो भी मैं बहुत पहले यही सोचता। अगर हमारा जो परिवार ये परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन बना ले, तो यह एक शक्तिशाली गठबंधन होगा, एक बेहद अच्छी बात होगी। उन्होंने लूची के कंधे पर थपथपाते हुए उम्मीद भरी आवाज में कहा, कल तियानहाई शहर में ट्रायल टावर खुलेगा। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा और येशी के सामने अपनी प्रतिभा का परिचय देना होगा। उस समय ये परिवार की वह लड़की स्वाभाविक रूप से आपको नए सम्मान की दृष्टि से देखेगी। लूची का चेहरा आत्मविश्वास और गर्व से भरा हुआ था। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया, अंकल जो, चिंता मत कीजिए। मैं इस मामूली ट्रायल टावर में निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। अध्याय 4। मैं इसी साल 18 साल का हुआ हूँ। अगले दिन सुबह हो गई। इसके बाद जो हुआई ने यासुओ के क्लोन को नियंत्रित किया और तियानहाई शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित ट्रायल टावर की ओर प्रस्थान किया। कुछ मील दूर, पूरी तरह से काला और बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय टावर दिखाई देने लगा। इस मीनार पर प्राचीन और जटिल प्रतीकात्मक आकृतियां उकेरी गई हैं, जो सुबह की रोशनी में एक गहरी चमक के साथ झिलमिलाती हैं, जिससे दमन की एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न होती है। ये तियानहाई शहर की प्रतिष्ठित इमारत है, जो अनगिनत नवोदित पेशेवरों के लिए अपने पहले कदम उठाने का शुरुआती बिंदु है। परीक्षाओं का टावर। इस समय टावर ऑफ ट्रायल्स के बाहर का विशाल चौक पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था, एक घनी अंधेरी भीड़ की तरह। विभिन्न विश्वविद्यालयों के वे छात्र जिन्होंने अभी अभी अपने करियर में बदलाव की प्रक्रिया पूरी की थी, छोटे छोटे समूहों में यहाँ एकत्रित हुए और उनका शोर आसमान तक पहुंच रहा था। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 1000 लोग हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स आधिकारिक तौर पर सुबह 8 बजे खुलता है। इसके खुलने में अभी भी आधे घंटे से अधिक का समय है। पूरा चौक चीखों और पुकारों से गूंज रहा था। सभी लोग अपने साथियों को टीम में शामिल करने के लिए लोगों को बुला रहे थे। एक शक्तिशाली योद्धा विस्फोटक क्षति पहुंचाने के लिए टीम का नेतृत्व करता है। लक्ष्य कम से कम लेवल 5 है और उससे भी ऊंचा लक्ष्य है। रैंक सपोर्ट प्रीस्ट की तलाश है। बेहतरीन हीलिंग क्षमता, उत्कृष्ट जागरूकता और उच्च रैंक हासिल करने के लिए एक स्थिर टीम, कृपया शामिल होने पर विचार करें। जो हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और धीरे धीरे परीक्षण टावर के प्रवेश द्वार के पास की ओर चल पड़ा। उनकी अनोखी वेशभूषा और व्यवहार ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक और उसके बेतरतीब लंबे काले बाल, जो उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, उन छात्रों के बीच अलग दिख रहे थे जिनके आमतौर पर छोटे बाल या जटिल हेयर स्टाइल होते थे। दूसरी ओर यासुओ का आकर्षक चेहरा है, जिसमें तीक्ष्ण विशेषताएं और वीरता का स्पर्श है। उनकी गहरी आंखों में मानो तारे समाये हुए थे और उनकी ठोड़ी पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बिल्कुल सही मात्रा में थे और उनके अस्तित्व में व्याप्त उतार चढ़ाव और तीक्ष्णता की सूक्ष्म अनुभूति। इस वजह से वह कुछ हद तक अनुभवहीन छात्रों के समूह में मुर्गियों के बीच सारस की तरह अलग दिखाई देता था। कई लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और एक साथ हडल होकर दबी आवाज में फुसफुसाने लगी।
वाह, उस लड़के को देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे टाइप का। वह काफी आकर्षक है, लेकिन वह थोड़ा बुरा लग रहा है। उसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि वह कम से कम 30 या उससे अधिक उम्र का होगा, है ना? तुम्हें क्या पता, इस तरह का परिपक्व स्थिर पुरुष, जिसके पास सुनाने के लिए कुछ दिलचस्प कहानियां हो, सबसे आकर्षक होता है। ठीक है, चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो, किसी को सुनने मत दो। मुझे यकीन है कि वह कोई अभिभावक है जिसने अपने बच्चे को मुकदमे में भाग लेने के लिए भेजा है। जू हुआई ने आसपास की चर्चाओं को नजरअंदाज करते हुए शांतिपूर्वक आने जाने वाली भीड़ को देखा और चुपचाप परीक्षण टावर के खुलने की प्रतीक्षा की। तभी एक चिकनी काली लग्जरी कार चुपचाप सड़क के किनारे आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और एक सुंदर और आकर्षक आकृति बाहर निकली। येशी, आज भी उन्होंने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी है। इससे उसकी त्वचा और भी अधिक गोरी और कोमल दिखने लगी। उसके काले घने बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और सुबह की रोशनी में उसकी कोमल विशेषताएं और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। गाड़ी से उतरते ही वह सुरुचिपूर्ण कदमों से परीक्षणों के टावर के द्वार की ओर चल पड़ी। देखो, क्या वह ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी येशी नहीं है? हे भगवान, वो तो अफवाहों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए तो वो तियानहाई नंबर 2 हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा है। वह महज स्कूल की खूबसूरत लड़की नहीं है। अफवाह है कि उसने होली लाइट सिंगर के पेशे में क्रांति ला दी है। शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि, उच्च प्रतिभा और इतनी खूबसूरत कि उसकी जिंदगी मानो किसी जादुई रहस्य से कम नहीं है। मुझे उससे बहुत ईर्ष्या होती है। येशी के आने से पहले शोरगुल मचा रही भीड़ अनायास ही थोड़ी शांत हो गई। उसके सामने धीरे धीरे एक अदृश्य मार्ग खुलता चला गया। यहाँ तक कि वे लड़कियां भी जो खुद को असाधारण रूप से सुंदर मानती थीं, येशी की चमक के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाईं। हालांकि उसी क्षण भीड़ में से अचानक एक आकृति निकली और सीधे येशी के सामने आकर खड़ी हो गई। येशी ने ऊपर देखा, उसकी कोमल बाहें नाखुशी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में घोर घृणा की एक झलक दिखाई दी। लू क्यूई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लू क्यूई ने एक आकर्षक मुस्कान पहनी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें निडरता से येशी के सुडौल शरीर पर टिकी हुई थी। येशी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा से भी ज्यादा आकर्षक। कुछ गड़बड़ है क्या? येशी ने व्यंग्य से कहा। अगर नहीं, तो रास्ते से हट जाओ और रास्ता मत रोको। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लूची आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना है कि तुमने अपना क्लास बदलकर ए रैंक होली लाइट सिंगर कर लिया है, और मैं भी ए रैंक ब्लेजिंग मेज हूँ। क्यों ना हम टीम बना लें? हमारी संयुक्त शक्ति से पहला स्थान हासिल करना बहुत आसान होगा। येशी ने ठंडे स्वर में उसकी ओर आंखें घुमाईं और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाऊंगी। ये कहने के बाद उसने लू क्यूई को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। लू क्यूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम अब भी उस निकम्मे जो हुआई के बारे में सोच रही हो? उसकी आंखें उदास थीं। उसमें ऐसा क्या खास है? क्या वह तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? मुझे देखो, मैं उससे 1000 गुना 100 गुना बेहतर हूँ। येशी का चेहरा एकदम काला पड़ गया। मुझे छोड़ दो। लू क्यूई ने चुनौती भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, तुम क्या कर सकते हो? वहां मौजूद कई लड़के धार्मिक आक्रोश से भर गए थे, उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वे चाहते थे कि वे दौड़कर आएं और लू क्यूई के घिनौने चेहरे को पीट पीट कर सुअर के सिर में बदल दें। लेकिन अंत में किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लू क्यूई को जो परिवार का समर्थन प्राप्त है, जबकि येशी ये परिवार की सदस्य हैं। बड़े परिवारों के सदस्यों के बीच होने वाले ऐसे विवाद उन जैसे आम छात्रों की समझ से परे होते हैं। तभी एक आकृति चुपचाप लू क्यूई के पीछे से आकर रुक गई। किसी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक धीमी सी धमक सुनाई दी। एक तेज और सटीक साइड किक लू क्यूई के पेट पर जोरदार तरीके से लगी। आओ! लू क्यूई ने एक तीखी चीख मारी और अचानक येशी के हाथ पर अपनी पकड़ छोड़ दी। उसने अपने शरीर को उबले हुए झींगे की तरह मोड़ा, फिर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और इधर-उधर लुढ़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उसे एक ठंडा, झुर्रियों से भरा लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? लू क्यूई ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आवाज दर्द से फटी हुई थी। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और अपनी बेहतर स्थिति से उसे नीचे की ओर देखा। उनकी आवाज सपाट थी, उसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। ये 4 सरल शब्द एक निर्विवाद रूप से दबंग आभा बिखेरते हैं। पेट में असहनीय दर्द होने के बावजूद लू क्यूई ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, उसका चेहरा भयंकर गुस्से से विकृत था और वह यासुओ को धमकी भरी निगाहों से घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? यासुओ अविचलित रहा, उसकी आंखें गहरे तालाब की तरह शांत थीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ये शब्द आग में घी डालने के समान थे, जिन्होंने लू क्यूई के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। अगले ही पल अचानक उसकी हथेलियों के बीच से लाल लपटों का एक तेज प्रवाह उठा और झुलसा देने वाली गर्मी की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, कमीने। हालांकि जैसे ही उसने वे कठोर शब्द कहे, यासुओ तुरंत हरकत में आ गया। एस रैंक के पेशेवर खिलाड़ी के रूप में यासुओ की चपलता का गुण सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से तेज और आकर्षक थीं, जिससे लू क्यूई को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उसकी आकृति हवा के झोंके की तरह पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह तुरंत करीब आ गया। एक और जोरदार और भारी लात सीधे लू क्यूई की छाती पर लगी। फुफ! लात लगने से लू क्यूई एक बार फिर चीख उठा और कई मीटर दूर जा गिरा, जहां वह बुरी तरह घायल अवस्था में जमीन पर जा गिरा। सांस लेने का समय मिलने से पहले ही एक भारी पैर उसके सीने पर पड़ गया था। ठंडी रोशनी की एक चमक। यासुओ ने अपनी काली लोहे की लंबी तलवार निकाली और उसकी नोक लूची की गर्दन पर टिका दी। उस खौफनाक और जानलेवा माहौल को देखकर लू क्यूई के रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुमने एक बार और ऐसा कहा तो यकीन मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूची ने अपने चेहरे के इतने करीब तलवार की धार को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मुंह से खून बहने लगा। डर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। ये व्यक्ति कौन है? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? भीड़ में मौजूद अनगिनत छात्र यासुओ की सहज और दबंग चालों की श्रृंखला को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। अरे बाप रे, ये बंदा तो कमाल का है। कितना सुंदर है। माँ, मुझे लगता है कि मुझे फिर से प्यार हो गया है। येशी ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई अचानक आकर लूची को सबक सिखाएगा। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, रुकना। वर्दी पहने एक शिक्षक तेजी से चलकर आया, उसका चेहरा गंभीर था। ट्रायल टावर के बाहर निजी द्वंद्व युद्ध निषिद्ध हैं। उल्लंघन करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसने यासुओ की ओर देखते हुए कहा, हे अभिभावक, आपका जो भी विवाद हो, अपनी तलवारें तुरंत दूर रख दें, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष न दें। ये देखकर कि परीक्षण टावर के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर दिया है, जू हुआई ने स्वाभाविक रूप से मामले को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया। उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार म्यान में डाली और अपना पैर लू क्यूई की छाती से हटा लिया। फिर अपनी उस थोड़ी कर्कश गहरी आवाज में उन्होंने शांत भाव से कहा, शिक्षक जी, मुझे आपको सुधारने दीजिए, मैं अभिभावक नहीं हूँ। यासुओ कुछ देर रुका, उसकी गहरी निगाहें सब पर घूम गईं और उसने एक एक शब्द करके कहा, मैं इसी साल 18 साल का हुआ हूँ। अध्याय 5, परीक्षण टावर खोलना। ये सुनकर शिक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह क्या है? अभी अभी 18 साल के हुए हो? उसने यासुओ को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका मन संदेह से भरा हुआ था। दोस्त नहीं हो, तुम मुझसे बड़े दिखते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम 18 साल के हो? वह मन ही मन कोस रहा था, लेकिन उसने अपना पेशेवर रवैया बनाए रखा और हल्के से खांसते हुए कहा, ये अभिभावक, आप मजाक कर रहे होंगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यासुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। जैसे ही वह बोल रहा था, जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित करके उसकी जेब से एक बिल्कुल नया पहचान पत्र निकलवाया। अंकल फू ने अपने संपर्कों के जरिए और काम जल्दी करवाने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करके रातों रात इस काम का इंतजाम कर लिया। दूसरी पार्टी की कारीगरी उत्कृष्ट थी, महज एक पतले कार्ड से कहीं अधिक। इसके बजाय उन्होंने चुपके से यासुओ की जानकारी तियानहाई शहर की आधिकारिक जनसंख्या सूचना प्रणाली में दर्ज कर दी। ये व्यक्ति सचमुच मौजूद है। शिक्षक ने कुछ संशय के साथ सूचना कार्ड लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। आयु 18 वर्ष, नाम यासुओ। कार्ड पर यासुओ का थोड़ा झुर्रियों वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने बार बार जानकारी की तुलना की और फिर कार्ड पर प्रदर्शित उम्र को देखा। वह सचमुच 18 साल की है। उसके होंठ फड़क उठे और उसने पहचान पत्र यासुओ को वापस दे दिया। मेरे मन में मिली जुली भावनाएं थीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी कम उम्र में इतना झुर्रियों वाला दिख सकता है। अहम, शिक्षक ने गला साफ करते हुए कहा, चाहे आप छात्र हो या अभिभावक, यहाँ लड़ाई झगड़ा करना सख्त मना है। यह एक मौखिक चेतावनी है। यदि आप इस अपराध को दोहराते हैं तो आप दोनों को टावर ऑफ ट्रायल्स में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लू क्यूई पेट पकड़े हुए जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका चेहरा हरा पड़ गया था। उसने गुस्से में आकर यासुओ की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मुझे इस तरह पीटा और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाले हो। शिक्षक ने उसे ऐसे देखा मानो वह बेवकूफ हो। अगर मैंने तुम्हारी देखभाल न की होती तो तुम अभी भी जमीन पर पड़े होते, है ना? बहुत हो गई बातें, परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। दाहिनी ओर के अंत तक जाए, वहां चिकित्सा विभाग की 2 महिला शिक्षिकाएं हैं। अगर आप अभी वहां जाते हैं तो आपके पास अभी भी समय है। लू क्यूई इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। उसने यासुओ को गुस्से से घूरते हुए कहा, बस इंतजार करो, मैं तुमसे हिसाब चुकता जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपने आसपास मौजूद लोगों की तिरस्कार भरी निगाहों के बीच भीड़ में से चुपके से निकल गया। यासुओ ने यह दृश्य देखते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान ला दी। ये शिक्षक दिलचस्प है। स्पष्टतः उसने लू क्यूई के पहले के अहंकारी व्यवहार को बहुत पहले ही देख लिया था। शायद ऐसा करते समय वह किनारे से ठंडे दिमाग से सब कुछ देख रहा था और जब उसने काफी कुछ देख लिया तो वह रोकने के लिए बाहर आया। ये सोचकर यासुओ ने विनम्रतापूर्वक शिक्षक से कहा, धन्यवाद शिक्षक जी। शिक्षिका ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा, अपनी आवाज धीमी की और ऐसी स्वर में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। बहुत अच्छा। इतना कहकर वह मुड़ा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दर्शकों की भीड़ ने यह देखकर कि अब कोई रोमांच बाकी नहीं है, धीरे धीरे तितर बितर हो गई और अपने अपने काम में लग गई। इसी क्षण ये शालीनता से चलकर आए, उसके खूबसूरत चेहरे पर कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यासुओ को नियंत्रित कर रहे जू हुआई ने उदासीनता से जवाब दिया, आपका स्वागत है। इतना कहकर वह मुड़ा और सीधे दूसरी तरफ चला गया, अपने पीछे एक अभिमानी और उदासीन आकृति छोड़ गया। उसके क्लोन भविष्य में तरह तरह के बड़े हंगामे पैदा करने और बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए नियत हैं। अगर यह स्थिति जितनी अधिक हो तो आपको अपने करीबी लोगों से उतना ही कम संपर्क रखना चाहिए, किसी को भी सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से क्लोन को मूल से जोड़ने से रोकने के लिए। ये जू हुआई और उनके आसपास के लोगों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा है। अभी अभी लूची को सबक सिखाना मेरी थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। वह लू क्यूई बहुत ही परेशान करने वाली थी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह बहुत भावुक व्यक्ति हैं। येशी ने यासुओ के जाते हुए चेहरे को देखा, उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति बहुत अजीब है। उन्होंने मेरी मदद तो की, फिर भी वे मेरे प्रति इतने उदासीन हैं। कुछ ही देर में सुबह के ठीक 8 बज गए। चौक में लगा लाउडस्पीकर समय पर बज उठा, जिससे परीक्षण में भाग लेने वाले सभी छात्रों को तैयार रहने का निर्देश मिल गया। टावर ऑफ ट्रायल्स जल्द ही आधिकारिक तौर पर खुलने वाला है। कई छात्र जिन्होंने अभी तक अपनी टीमें नहीं बनाई थी, वे भी अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे और आखिरी कोशिश कर रहे थे। हमारे पास एक कम है। लेवल 5 को पार करने के लिए एक शक्तिशाली टैंक की आवश्यकता है। एक प्यारी सी महिला सपोर्ट प्लेयर ग्रुप की तलाश में है। वह दिखने में प्यारी हो सकती है, 666 चीनी इंटरनेट स्लैंग में शानदार बोल सकती है और हीलिंग व बफ सप्लाई कर सकती है। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और उसके साथ मिलकर काम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। चुटकुला, एकमात्र छिपी हुई एस रैंक क्लास। क्या आपको वास्तव में शुरुआती गांव स्तर पर ट्रायल टावर को पार करने के लिए टीम बनाने की आवश्यकता है? ये तो एस क्लास पेशेवरों के लिए शर्मनाक बात होगी। अकेले यात्रा करना ही असली रोमांच है, वो भी साहसी लोगों का। येशी की बात करें तो जू हुआई ने भीड़ में उस पर सरसरी नजर डाली। ऐसा लगता है कि उसे अपनी टीम मिल गई है। इस समूह में पूरी तरह से खूबसूरत युवतियां शामिल थीं, जो देखने में 5 बहनों की जोड़ी जैसी लग रही थी और वे भीड़ में अलग ही नजर आ रही थीं। 1 मिनट से भी कम समय बाद धड़ाम, परीक्षणों के टावर के शीर्ष पर स्थित प्राचीन विशाल घंटी पर एक अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ, जिससे एक लंबी और गंभीर ध्वनि उत्पन्न हुई।
यह इस वर्ष के टावर ऑफ ट्रायल्स चैलेंज की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्र ज्वार की तरह व्यवस्थित ढंग से परीक्षण टावर के प्रवेश द्वार की ओर उमड़ने लगे। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया और लोगों की भीड़ के साथ चलते हुए एक स्थिर गति बनाए रखी। जल्द ही उसकी बारी आ गई। परिणामस्वरूप प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात एक महिला शिक्षिका ने रोक दिया। नमस्कार अभिभावक। महिला शिक्षिका का लहजा अपेक्षाकृत विनम्र था। ट्रायल टावर में होने वाली कालकोठरी की चुनौतियों के दौरान अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ आने की अनुमति नहीं है। कृपया प्रतीक्षा क्षेत्र में आराम करें। यासुओ। जू हुआई अवाक रह गया और उसके पास यासुओ को फिर से नियंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह 18 वर्षीय व्यक्ति का पहचान पत्र निकाल सके और उसे सौंप सके। महिला शिक्षिका ने उसे ले लिया और उनका सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया। शर्मिंदगी में बार बार माफी मांगने के बाद ही उन्होंने उसे आगे जाने दिया। जू हुआई ने बेबसी से आह भरी। अगला क्लोन कोमल होना चाहिए। वह बहुत बुरी दिखती है। वह जहां भी जाती है लोग उसे माता पिता समझ लेते हैं। यह उसके समय की कितनी बर्बादी है। जैसे ही उसने टावर ऑफ ट्रायल्स के सामने स्थित विशाल प्रकाश द्वार में कदम रखा जिससे स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे थे, यासुओ की आकृति पलक झपकते ही उस स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल वह एक घने प्राचीन जंगल में प्रकट हुआ। ये टावर ऑफ ट्रायल्स का पहला स्तर है। इसके तुरंत बाद एक राजसी लेकिन अलौकिक आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी जिसने परीक्षणों के टावर के नियमों की घोषणा की। 1. टावर ऑफ ट्रायल्स में प्रवेश करने पर प्रत्येक टीम या व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र दर्पण स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान तल पर मौजूद सभी अगाध जीवों को पराजित करते ही अगले स्तर का पोर्टल स्वतः खुल जाएगा। 2. 10वीं मंजिल से शुरू होकर नियमित अगाध जीवों के अलावा प्रत्येक मंजिल पर एक कुलीन बॉस भी उत्पन्न होगा जिसकी शक्ति टोंगजी विश्वविद्यालय की शक्ति से कहीं अधिक होगी। उस समय चुनौती की कठिनाई तेजी से बढ़ेगी। 3. चुनौती के प्रत्येक स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चुनौतीकर्ता आराम करने के लिए अस्थायी रूप से परीक्षण टावर से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि बीच में बाहर निकलना और फिर से प्रवेश करना अतिरिक्त चुनौती समय लेगा। नियमों की घोषणा कर दी गई है। टावर ऑफ ट्रायल्स चैलेंज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। उसी समय जू हुआई के दिमाग में एक लंबे समय से गुम हुई सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि गूंज उठी। डिंग डोंग। ट्रिगर क्वेस्ट। परीक्षणों के टावर की महिमा। मिशन की आवश्यकताएं। टावर ऑफ ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पार करें और लीडर बोर्ड पर पहला स्थान प्राप्त करें। मिशन का इनाम। एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका। अध्याय 6। जू फैंग। जू हुआई का दिल हिल उठा। एक मिशन शुरू हो गया है। मिशन। टावर ऑफ ट्रायल्स को पार करें और इस चुनौती में प्रथम स्थान प्राप्त करें। इनाम। एक पेशेवर गेंद निकालने का एक मौका। पहले स्थान पर। यह पुरस्कार पाना बेहद जरूरी है। जू हुआई ने यासुओ को नियंत्रित किया। उसकी निगाहें अपरिचित जंगल पर घूम रही थीं। झाड़ियों से पन्ना हरे रंग के कई मैंटिस जैसे दिखने वाले गहरे समुद्र के जीव निकले जिन्हें एमरल्ड स्काइथ वर्म्स के नाम से जाना जाता है। एमरल्ड सिकल कीट LV1। स्वास्थ्य अंक 50/50। यह कोई गंभीर बात नहीं है। यासुओ की तलवार चमक उठी। उसकी काली लोहे की लंबी तलवार ठंडी रोशनी से जगमगा उठी। पफ। एक हरे रंग के हंसियानुमा कीड़े का सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। -50। तुरंत बिक गया। ग्रीन सिकल बग लेवल 1 को हराकर जोड़ 5 अनुभव अंक प्राप्त करें। ग्रीन सिकल बग लेवल 1 को हराकर जोड़ 5 अनुभव अंक प्राप्त करें। ... सिस्टम नोटिफिकेशन की स्पष्ट ध्वनि लगातार बजती रही। यासुओ भीड़ों के बीच एक बाघ की तरह था, राक्षसों के बीच पैंतरेबाजी और चकमा देता हुआ। तलवार का हर वार सटीक रूप से एमरल्ड सिकल वर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगा। ये प्रथम स्तर के राक्षस उसके लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं थे। ऐसा लगता है मानो आप अत्यधिक स्वतंत्रता के साथ एक फर्स्ट पर्सन VR गेम खेल रहे हों। बेहद रोमांचक। थोड़े ही समय में 1 दर्जन से अधिक हरे सिकल वर्म्स को मार डाला गया। बधाई हो, आपका क्लोन यासुओ लेवल 2 पर पहुंच गया है। यासुओ के सभी आंकड़े बढ़ा दिए गए हैं। शक्ति 2840, फुर्ती 5680, स्टेमिना 2535, मानसिक शक्ति 2230, हेल्थ पॉइंट्स 150-200, माना 100-130। एजल के स्कोर में 20 से अधिक अंकों की बढ़ोतरी हुई। जू हुआई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यासुओ का शरीर हल्का हो गया था और उसकी हरकतें तेज हो रही थीं। उन दरिंदों के हमले उसके कपड़ों के किनारे तक को छू भी नहीं सके। जल्द ही पहली मंजिल पर मौजूद सभी विचित्र जीवों को हटा दिया गया। आगे अचानक प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां धीरे धीरे उभरने लगी। जैसे ही जू हुआई ने सीढ़ियों पर कदम रखा, यासुओ को नियंत्रित कर लिया गया। दृश्य पल भर में बदल गया। घने जंगल गायब हो गए हैं, उनकी जगह विशाल घास के मैदानों ने ले ली है। आओ, कई भेड़ियों की दहाड़ें सुनाई दी। घास से 4 या 5 फुर्तीले प्रेयरी विंड वुल्फ्स LV3 निकले। उनकी पन्ना जैसी हरी आंखें सतर्कता से यासुओ पर टिकी हुई थी। जू हुआई ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि क्लोन स्मार्ट कोर AI सिस्टम 1.0 से लैस था। सिस्टम, यासुओ की AI को सक्रिय करो। AI सक्षम। स्टार्टअप सफल रहा। एक विचार के साथ जू हुआई ने अपनी चेतना यासुओ के शरीर से बाहर निकाल ली। उसने तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर स्विच किया और AI नियंत्रण में यासुओ को देखना शुरू किया। घास के मैदान पर यासुओ चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद वह हिल गया। शुरू में उसकी हरकतें थोड़ी अकड़ी हुई थी, जैसे कोई कठपुतली हो। वह कुछ कदम इधर उधर टहला, फिर अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाने की कोशिश की। ऐसा लगता है मानो ये शरीर से परिचित हो रहा हो। बस कुछ ही सेकंड बाद इसके बाद यासुओ की चाल ढाल पहले से कहीं अधिक सहज हो गई। चलने से लेकर जॉगिंग करने और फिर कूदने तक। अंत में उन्होंने घास के मैदान पर तलवारबाजी के कुछ शानदार करतब भी दिखाए। प्रवाह में चुस्त, वह तलवारबाजी के सच्चे उस्ताद लगते हैं। शानदार, जू हुआई ने मन ही मन कहा। इस AI की सीखने की क्षमता वाकई अविश्वसनीय है। इस समय मैदानी भेड़ियों को खतरे का आभास हो गया और उन्होंने यासुओ को चेतावनी देने के प्रयास में उस पर गुर्राना शुरू कर दिया। यासुओ की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उन पर टिक गईं। वह चले गए। उसकी आकृति हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ी और पल भर में घास के मैदान पर अपनी परछाइयों की लकीरें छोड़ गई। ये देखकर घास के मैदान के भेड़िए घबरा गए। उन्होंने अपने मुंह खोले और हल्के नीले रंग की हवा की लकीरें यासुओ की ओर तेजी से बढ़ीं।
हालांकि यासुओ ने बस थोड़ा सा हिलकर आसानी से हवा के सभी ब्लेडों को चकमा दे दिया। वह बहुत तेज है। वूश, तलवार की रोशनी की एक चमक। मैदानी भेड़िए की गर्दन से खून की एक धार निकली। -188। एक और तलवार का वार। दूसरा पवन भेड़िया शोकपूर्ण चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। एआई द्वारा नियंत्रित यासुओ की युद्ध शैली सरल और प्रभावी है, जिसमें तलवार का हर वार शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित होता है। एक भी अनावश्यक हलचल नहीं हुई। कुछ ही पलों में सभी पांचों घास के मैदान के भेड़िए मारे गए। यासुओ ने धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डाली। उसकी हरकतें सुरुचिपूर्ण और शालीन थीं। यह एआई तो मेरे खुद के नियंत्रण से भी बेहतर है, जो हुआई ने कहा। भविष्य में कई क्लोन होने से सब कुछ एआई द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे मैं एक ऐसा प्रबंधक बन सकूंगा जिसे अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक उसी समय जब जो हुआई एआई यासुओ की अगली चाल का अवलोकन जारी रखने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके कानों में एक तेज और परिचित सी आवाज गूंजी, जिसने उसे उसकी तल्लीन दर्शक अवस्था से वास्तविकता में वापस खींच लिया। युवा स्वामी, जाग जाओ। स्वामी जी आपसे मिलने आए हैं। मालिक, जो फैंग। जो हुआई ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये कंजूस बाप, जिसका दिमाग सिर्फ सत्ता और स्वार्थ से भरा है और जो मेरे प्रति उदासीन है, उसने वास्तव में पहल करके मुझसे मिलने के लिए इस जर्जर छोटे से आंगन में आने का फैसला किया। ऐसा लगता है जैसे सूरज पश्चिम से निकला हो। जो हुआई की चेतना शीघ्र ही उसके शरीर में वापस आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जो फैंग अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए एक साधारण से बेडरूम में प्रवेश कर रहा है। जो फैंग की निगाहें कमरे में चारों ओर घूम गईं और अनजाने में ही उनकी आंखों में एक जटिल और अथाह भावना प्रकट हो गई। ये वह स्थान है जहां कभी वह और जो हुआई की मां एक साथ रहते थे, और यह उनकी लंबे समय से भूली हुई यादों को संजोए हुए है। जो हुआई सीधा बैठ गया। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर जो फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ किस लिए हूँ? सब तुम्हारी वजह से है, बदमाश। तुम मुझे एक पल भी चैन नहीं लेने देते। वह पलंग के पास गया और उसके बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बात सुनो, जब तुम इस बार वापस जाओ तो अपनी चाची लियू से ठीक से माफी मांग लेना। फिर जो परिवार के घर वापस चले जाओ। फिर हम वापस जो परिवार के साथ रहने चले गए। ये सुनकर जो हुआई जोर से हंस पड़ा, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वापस वहीं रहने चले जाएं। जो फैंग, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? मैं आखिरकार उस ठंडे नरक जैसे घर से भाग निकला और अब तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं? जो फैंग ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज कुछ नम पड़ गई। मुझे पता है, तुम्हारी चाची लियू, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपकी देखभाल कर सके। अंकल फू बूढ़े हो रहे हैं, हम उन्हें इस तरह काम करते रहने नहीं दे सकते। तुम्हारा वापस लौटना तुम्हारे अपने भले के लिए है। कोई जरूरत नहीं। जो हुआई का लहजा दृढ़ था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने ठंडे भाव से जो फैंग की ओर देखा और आगे कहा, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। अगर आपकी प्यारी पत्नी को पता चल गया कि आप चुपके से उसकी पीठ पीछे इस निकम्मे से मिलने आए थे, तो वह शायद आपको फिर से परेशान करेगी। जो फैंग ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक साफ दिख रही थी। ये कैसा रवैया है? अब तुम अपने पिता की बात भी नहीं सुनते। मैंने तुमसे इसे वापस हटाने को कहा था, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे अभी वापस हटा लो। जब तुम वापस आओ तो उससे ठीक से माफी मांग लेना। और जो परिवार से संबंध तोड़ने जैसी बेवकूफी भरी बातें फिर कभी मत कहना। जो फैंग। जो हुआई ने पीछे हटे बिना पलटवार किया, उसे घूरते हुए। उसकी आवाज भी कई गुना ऊंची हो गई। तुम काया बनना चाहते हो या अपनी औरत के सामने गिड़गिड़ाना और चापलूसी करना चाहते हो, ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन मैं, जो हुआई, उस तथाकथित जो परिवार में कभी वापस नहीं जाऊंगी। आपसे बेहतर यही होगा कि हम कभी एक दूसरे से न मिलें। चिंता मत करो, मैं जो परिवार का मुखिया बनने के तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। चलो, पिता पुत्र के रिश्ते को यही समाप्त करते हैं। तुम निकम्मे हो, तुम नालायक बेटे हो। जो फैंग इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका क्रोध भड़क रहा था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और जो हुआई के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। जो हुआई ने पलक भी नहीं झपकाए। वह चुपचाप जो फैंग को देखता रहा। उसकी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था, केवल अंतहीन शीतलता और निराशा थी। उठा हुआ हाथ अचानक जो हुआई के गाल से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गया। जो फैंग का हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा, जो उसकी दिवंगत पत्नी से मिलता जुलता था, लेकिन पाले से ढका हुआ था। मेरे दिल में उमड़ रहा गुस्सा ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे सिर पर बर्फ के पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी गई हो। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। उसने जटिल भावों के साथ काफी देर तक जो हुआई को देखा। अंत में ये सब एक लंबी आह में बदल गया। कृपया जैसे चाहे करो। उन शब्दों को कहने के बाद जो फैंग पल भर में कई साल बूढ़ा हो गया। वह मुड़ा और भारी कदमों से बेडरूम से बाहर निकल गया। कदमों की आवाज दूर जाकर मन पड़ गई। अध्याय 7, आगे की योजना बनाना। जो फैंग के जाते हुए चेहरे को देखते हुए जो हुआई विचलित रहे। शायद इस बूढ़े आदमी के भी अपने कुछ अनकहे रहस्य हैं। हालांकि वर्तमान में जो हुआई मूल मालिक की ओर से इस व्यक्ति के कृत्यों को माफ नहीं कर सकता। स्पष्ट शब्दों में कहें तो अगर इस आदमी की निर्ममता और बेरहमी न होती तो मूल मालिक की मृत्यु अवसाद से नहीं हुई होगी। बूढ़ा बटलर अंकल फू अंदर आया। उसने बाहर से उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुन ली थी। युवा स्वामी, शायद आपको गुरुजी से ठीक से बात करनी चाहिए। अंकल फू की आवाज में थोड़ी झिझक और आश्वासन का भाव था। आखिरकार आप अभी भी जो परिवार के सदस्य हैं। जो हुआई ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अंकल फू, अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब आपको कुछ काम देना होगा। अंकल फू का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आदरपूर्वक कहा, युवा स्वामी, कृपया अपने आदेश दीजिए। जो हुआई ने कहा, मिस येशी द्वारा दिया गया क्रिस्टल कार्ड लो और कुछ घर किराए पर लेने के लिए बाहर जाओ। स्थान दूर दूर फैले होने चाहिए। वातावरण सामान्य हो सकता है, लेकिन ये शांत और आसानी से पहुंचने योग्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सावधानी बरतना याद रखें। हमारी कोई भी जानकारी किसी को मत बताना और किसी को भी ये पता मत चलने देना कि मैंने तुमसे इसे किराए पर लेने के लिए कहा था।
हालांकि अंकल फू को संदेह था, लेकिन उन्होंने अपने युवा गुरु के आदेशों के पीछे के कारणों पर कभी सवाल नहीं उठाया, उन्होंने बस उनका पालन किया। ये बुरा नौकर समझता है। उसने सिर हिलाया, आगे कोई सवाल नहीं पूछा और जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही जो हुआई ने अंकल फू की दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। यह एहतियाती कदम है। भविष्य में उसके क्लोन विभिन्न रूपों में प्रकट होने के लिए नियत हैं। प्रत्येक शक्तिशाली क्लोन को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक का अपना घर भी होना चाहिए। इस तरह भले ही भविष्य में कोई क्लोन प्रसिद्ध हो जाए और लोग उसका पीछा करें और उस पर लगातार नजर रखें, फिर भी जांच केवल क्लोन की नकली पहचान और निवास स्थान का पता लगाएगी और मूल शरीर को आसानी से इसमें शामिल नहीं करेगी। आखिरकार वर्तमान स्वरूप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। जब आपके पास कई क्लोन हो और आप काफी मजबूत हो जाएं, तो आप उनमें से किसी एक को हर समय गुप्त रूप से आपकी रक्षा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सावधानीपूर्वक और रक्षात्मक तरीके से अपनी ताकत विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के बाद जो हुआई ने अपना ध्यान फिर से टावर ऑफ ट्रायल्स में यासुओ की ओर मोड़ दिया। इस समय एआई के नियंत्रण में यासुओ के युद्ध कौशल में लगातार निखार आता जा रहा था। उसकी हर हरकत में तलवारबाजी के उस्ताद का आकर्षण झलकता था। विचित्र जीवों की उमड़ती भीड़ के बीच वह बिजली की तरह तेज गति से आगे बढ़ा और क्रूरता से उनका वध करता चला गया। जहां कहीं भी तलवार की रोशनी पड़ती थी, वहां विचित्र जानवर मृत गिर पड़ते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले युद्ध के बाद अन्य पेशेवर अनिवार्य रूप से थका हुआ महसूस करेंगे और उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी, जिसके लिए आराम और पुनर्भरण की आवश्यकता होगी। लेकिन यासुओ को इसकी जरूरत नहीं है। उनकी एस क्लास पेशेवर शारीरिक क्षमता एआई के सटीक नियंत्रण के साथ मिलकर उन्हें एक अथक लड़ाकू मशीन में बदल देती है। जब तक दुश्मन रहेंगे, वह हत्याएं करता रहेगा। यासुओ की तरफ सब कुछ सामान्य और तेजी से प्रगति करते देख जो हुआई ने अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लौटा दिया। यासुओ को आराम की जरूरत नहीं है, उसका शरीर इतनी मेहनत नहीं कर सकता। लंबे समय तक अपने क्लोन पर ध्यान केंद्रित करने से भी उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उस रात जो हुआई को असाधारण रूप से गहरी नींद आई। जब वह दोबारा जागा तो खिड़की के बाहर अंधेरा होने लगा था। मैंने बिस्तर के पास रखी डिजिटल घड़ी पर नजर डाली। समय स्पष्ट रूप से शाम 5:13 का था। फुफकार, जो हुआई हौंफने लगी। मैं इतनी देर तक सोता रहा। उसे याद आया कि जो फैंग सुबह करीब 11 बजे चला गया था। मैं लगातार 6 घंटे से अधिक सोया। जो हुआई ने अपने माथे पर शिकन के साथ खुद से कुछ बुदबुदाया। उसे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह पहले से ज्यादा देर तक सो रहा है। हालांकि मुझे रात में पर्याप्त नींद मिल जाती है, फिर भी मुझे दिन में समय समय पर थकान और कमजोरी महसूस होती है और मेरी ऊर्जा कम रहती है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। जो हुआई ने भौहें चढ़ाईं और गहरी सोच में डूब गया। क्या यही मेरे अंदर मौजूद रहस्यमयी शाप की शक्ति का कारण हो सकता है? इस शाप की शक्ति बहुत ही विचित्र है। इसके कारण इसके निचले अंग संकुचित हो गए, जिससे ये खड़ा होने या चलने में असमर्थ हो गया। हालांकि जो हुआई को अपने पैरों की मौजूदगी का स्पष्ट एहसास हो रहा था और अपने पैरों में मौजूद विभिन्न एक्यूपॉइंट्स और मांसपेशियों की मालिश करने पर उन्हें सामान्य दर्द महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वह खड़े होने की ताकत जुटाने की कोशिश करेगा, शापित शक्ति तुरंत अपना असर दिखाएगी, जिससे वह आखिरी क्षण में असफल हो जाएगा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह शक्ति केवल उसके शरीर को लकवाग्रस्त करने से ही संतुष्ट हो गई है। क्या यह अपनी ही आत्मा को नष्ट करना शुरू करने वाला है? ये सोचकर जो हुआई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगता है कि मुझे अपने ऊपर लगे इस अभिशाप से जल्द छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अन्यथा यदि मूल शरीर अपने क्लोन के परिपक्व होने से पहले ही मर जाता है, तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने अपना सिर हिलाया और इन विचलित करने वाले विचारों को फिलहाल के लिए एक तरफ रखने की कोशिश की। जो हुआई ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी चेतना यासुओ से पुनः जुड़ गई। पल भर में सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह जो हुआई के दिमाग में उमड़ पड़ा। ये यासुओ के टावर ऑफ ट्रायल्स में सोने के क्षण से लेकर इस क्षण तक के सभी अनुभव और यादें हैं, जिन्हें अब उसके मूल शरीर के साथ सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। महज 6 घंटे से कुछ अधिक समय में यासुओ ने भयावह गति से टावर ऑफ ट्रायल्स को पार कर लिया और सफलतापूर्वक 7वीं मंजिल तक पहुंच गया। साथ ही उनका स्तर बढ़कर LV5 हो गया है। जो हुआई ने तुरंत यासुओ का एट्रीब्यूट पैनल खोल दिया। क्लोन पैनल यासुओ, क्लास एकमात्र छिपा हुआ क्लास एस रैंक थंडर स्वॉर्ड्समैन। स्तर LV5 750250। स्वास्थ्य अंक 450/450। माना पॉइंट्स 300/300। शक्ति 110। फुर्ती 205। स्टेमिना 100। मानसिक क्षमता 90। कौशल सूची। निष्क्रिय कौशल, हवा पर सवार होना, स्तर LV1। कौशल एक निष्क्रिय तीक्ष्ण तलवार का इरादा स्वयं की चपलता को 100% बढ़ाता है। बुनियादी हमलों में बिजली की शक्ति समाहित होती है, जिससे लक्ष्य को अतिरिक्त 10% बिजली का नुकसान होता है और इसे आसपास की अधिकतम 5 शत्रु इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे हमले की शक्ति के 30% के बराबर छींटे वाला नुकसान होता है। कौशल 2 सक्रिय थंडर/20 मैना खर्च करता है, तुरंत बिजली से भरी तलवार से आगे की ओर वार करता है, सीधी रेखा में दुश्मनों को 150% आक्रमण क्षति के रूप में बिजली की क्षति पहुंचाता है और पक्षाघात 1 सेकंड तक चलने वाला करने की संभावना होती है। कूल डाउन 10 सेकंड। कौशल 3 सक्रिय लाइटनिंग डैश, स्तर LV1 30 मैना खर्च करता है, बिजली में परिवर्तित हो जाता है और थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को 120% आक्रमण क्षति के रूप में बिजली की क्षति पहुंचाता है और थोड़े समय के लिए अपनी गति को काफी बढ़ा देता है। कूल डाउन 20 सेकंड। फुफकार, यासुओ के आंकड़े पढ़ने के बाद जो हुआई एक बार फिर से अचंभित रह गया। एस रैंक पेशे से यही उम्मीद थी। ये तो केवल लेवल 5 है, फिर भी इसके सभी गुण पहले ही 3 अंकों को पार कर चुके हैं। विशेष रूप से फुर्ती में जबरदस्त उछाल आया और ये 200 अंकों से भी ऊपर पहुंच गई। ये गुण संभवतः 15वें स्तर के भी स्तर के पेशेवरों के गुणों के तुलनीय हैं। इसके अलावा इसकी अद्भुत चपलता और लेवल 5 पर सीखी गई नई सक्रिय विस्थापन और क्षेत्रीय आक्रमण क्षमता लाइटनिंग रश का भी उल्लेख करना जरूरी है। इस कौशल के साथ 7वीं मंजिल पर मौजूद वे राक्षस शायद यासुओ के कपड़ों को छू भी नहीं पाएंगे।
जो हुआई ने अपने एट्रीब्यूट पैनल पर एक नजर डाली, जिसे अपग्रेड करके लेवल 5 पर पहुंचा दिया गया था। नाम जो हुआई। पेशा ई रैंक क्लोन मास्टर। स्तर LV 5 20 1250। स्वास्थ्य अंक 120/120। माना पॉइंट्स 90/90। शक्ति 15। फुर्ती 14। स्टेमिना 16। आत्मा 20। सक्रिय कौशल क्लोन बनाना। स्तर LV 2। प्रभाव क्लोन बनाने के लिए 10 माना खर्च होते हैं। क्लोनों की वर्तमान अधिकतम संख्या 2। क्लोन के गुण मूल के 50% होते हैं। नोट, ईश्वर स्तरीय अवतार प्रणाली के कुछ प्रभावों को इसमें शामिल किया गया है। जो हुआई के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। मुख्य भाग का स्तर 4 गुना बढ़ गया, लेकिन विभिन्न विशेषताओं में सुधार नगण्य था, केवल दयनीय 10 या 20 अंक का। एकमात्र खास बात यह है कि क्लोन बनाए कौशल को लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया गया है और क्लोन की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई है। कुआं जो हुआई हताशा से अवाक रह गया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ई रैंक वाले व्यवसायों को आमतौर पर बेकार माना जाता है। इस पेशे और एस क्लास पेशों के बीच का अंतर मामूली नहीं है, ये तो आसमान और जमीन की तुलना करने जैसा है। अध्याय 8 यासुओ कौन है। इसी बीच टावर ऑफ ट्रायल्स के बाहर, वहां अब भी चहल पहल थी, लोगों का निरंतर आना जाना लगा हुआ था। कई छात्र अभी अभी परीक्षा की मीनार से बाहर आए थे और हौंकते हुए जमीन पर बैठ गए थे। धिक्कार है, इस ट्रायल टावर के जानवर बहुत ही खूंखार हैं। हमारी टीम ने जी जान से लड़ाई लड़ी और बड़ी मुश्किल से तीसरी मंजिल तक पहुंच पाए। एक छात्र जो सैनिक था ने कई घूंट पानी पी लिया। ये सुनकर पास खड़े किसी व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तीसरा स्तर। अपनी दयनीय हालत देखो, हमारी टीम तो पहले ही चौथे स्तर तक पहुंच चुकी है। अपनी बढ़ाई करते रहो, एक सी रैंक बरसेगा, मैं तुम्हारी कमियों को जानता हूं। छात्र ने उपहास उड़ाते हुए कहा। प्लाजा के केंद्र में परीक्षणों के टावर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल काली क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन खड़ी है। इस समय तक स्क्रीन अभी तक रोशन नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही लोगों की कई परतों से घिरी हुई थी। यहाँ इस ट्रायल टावर चैलेंज में शीर्ष 100 टीमों या व्यक्तियों की प्रगति वास्तविक समय में प्रदर्शित की जाएगी। भीड़ में विशिष्ट व्यक्तित्व वाले कई मध्यम आयु वर्ग के लोग अलग ही नजर आ रहे थे। वे तियानहाई शहर के विभिन्न व्यावसायिक हाई स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं। प्रिंसिपल झांग, आप काफी जल्दी आ गए हैं। सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने और परिष्कृत रूप धारण किए हुए एक प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जिसे प्रिंसिपल झांग कहा जा रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि तियानहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे। ये सुनकर उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। प्रिंसिपल ली, आप बहुत दयालु हैं। मैंने सुना है कि आपके दूसरे मिडिल स्कूल से भी इस साल ए लेवल होली लाइट सिंह की एक छात्रा निकली है और वह ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वाह, उसका भविष्य उज्जवल है। प्रधानाचार्य ली ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके नंबर 1 हाई स्कूल में ए लेवल का विस्फोटक ज्वाला जादूगर लुकी हुई है, जो परिवार के जो फैन का बेटा है। मुझे लगता है कि इस साल ट्रायल टावर में पहला स्थान संभवतः आपके नंबर 1 हाई स्कूल को ही मिलेगा। प्रधानाध्यापक झांग ने दिल खोलकर हंसते हुए विनम्रता से कहा, कहना मुश्किल है। युवाओं के साथ क्या होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तीसरे और चौथे मिडिल स्कूल के अन्य 2 प्रधानाचार्य उन दोनों व्यक्तियों की आपसी चापलूसी सुनकर ईर्ष्या से भर उठे। उनके स्कूल ने इस साल एक भी ए लेवल प्रोफेशनल तैयार नहीं किया है, इसलिए वे मूल रूप से इस ट्रायल टावर चुनौती में केवल संख्या पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। विशाल काली क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन धीरे धीरे रोशन हो उठी। स्क्रीन पर सुनहरे रंग के अक्षर बहने लगे और नामों और डेटा की पंक्तियां दिखाई देने लगी। प्रधानाचार्यों का ध्यान तुरंत इस ओर आकर्षित हो गया। हालांकि जब उन्होंने स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर डेटा देखा तो उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यासुओ कौन है? प्रधानाचार्य झांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह किस स्कूल से है? प्रधानाचार्य ली भी असमंजस में दिखे। चारों प्रधानाचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी के भाव थे। मैं उसे नहीं जानता। इस समय डिस्प्ले स्क्रीन पर सबसे पहला नाम ये था। प्रथम स्थान यासुओ, व्यक्तिगत 7वीं मंजिल, महज 6 घंटे से कुछ अधिक समय में 7वीं मंजिल। ये गति तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह उल्लेखनीय है कि उनके बाद दूसरे स्थान पर तियानहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की लुक्यूई की टीम है, जो वर्तमान में 5वें स्तर पर है। तीसरा स्थान येशी की टीम को मिला, जो 5वीं मंजिल पर थी, लेकिन उनकी प्रगति थोड़ी धीमी थी। मुख्य बात यह है कि लुक्यूई और येशी दोनों के पास 5-5 सैनिकों की पूरी टुकड़ियां हैं। और इस यासुओ के नाम के बाद व्यक्ति शब्द स्पष्ट रूप से अंकित है। उसने अकेले ही खेल को पूरा किया और न केवल दूसरों को बहुत पीछे छोड़ दिया, बल्कि 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के नेतृत्व वाली 2 पूरी टीमों को भी 2 स्तर पीछे छोड़ दिया। क्या यह उचित है? क्या ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है? तियानहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल झांग का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया और उनका लहजा अनफ्रेंडली हो गया। ये यासुओ के स्कूल से है। इसने तो इसे बहुत अच्छे से छुपा रखा है। प्रिंसिपल ली ने भी गंभीर स्वर में कहा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह शायद एस लेवल का पेशेवर नहीं है ना? अन्य 2 प्रधानाचार्यों ने बार बार अपना सिर हिलाया। हमारे स्कूल से नहीं। अगर हमारे स्कूल में कोई इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो क्या मैं उसे सबके सामने नहीं दिखाता? अन्य प्रधानाचार्यों से बेहतर प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिभा दिखाने का यह अवसर कौन नहीं चाहेगा? लेकिन जब खातों की जांच की गई तो चारों प्रमुख हाई स्कूलों में से किसी में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। बात सिर्फ इन कुछ प्रमुख व्यक्तियों की नहीं है। डिस्प्ले स्क्रीन देख रहे अन्य छात्र और अभिभावक भी अविश्वास भरी सांसें लेने लगे। अरे बाप रे, ये यासुओ कौन है? ये तो बहुत ताकतवर है। 7वीं मंजिल, अकेले? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह इंसानी फितरत है? बहुत बड़ी बढ़त। इस लड़के ने लुक्यूई और येशी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। ये तो बेहद भयावह है। इस साल किस तरह का राक्षस प्रकट हुआ है? भीड़ के बीच वर्दीधारी शिक्षक, जिसने पहले टावर के बाहर जो हुआई और लुक्यूई के बीच संघर्ष को रोका था, अब डिस्प्ले स्क्रीन की ओर देख रहा था। जब उसने लीडरबोर्ड के शीर्ष पर यासुओ का नाम देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसे नाम याद था। मुझे उस सूचना कार्ड पर झुर्रीदार चेहरा भी याद है, जो मेरी उम्र से बिल्कुल अलग था। दिलचस्प। शिक्षक के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह एक तरफ गया, अपना कम्युनिकेटर निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में फोन के दूसरी तरफ से एक स्पष्ट मधुर महिला की आवाज सुनाई दी।
क्या चल रहा है? पुरुष शिक्षक मुस्कुराया और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, ऐसा लगता है कि इस बार तियानहाई में मुझे सोने की खान मिल गई है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद महिला कुछ सेकंड के लिए चुप रही। अर्थ क्या है? मुझे एक बहुत ही दिलचस्प छात्र मिला है, पुरुष शिक्षक ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। महिला को कुछ समझ आ गया था। क्या आप उसे वापस लाना चाहते हैं? पुरुष शिक्षक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। एक बार जब मैं किसी पर नजर डाल लेता हूं, तो उसे आसानी से जाने देने का कोई कारण नहीं होता। उस महिला ने हल्के से हम कहा और उसे याद दिलाया, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। याद रखना, अपने हाथ साफ रखना और ज्यादा हंगामा मत करना। आजकल काफी लोग हम पर नजर रख रहे हैं, सिर्फ पुराने जमाने के संगठन ही नहीं, बल्कि सेना ने भी कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। समझ गया। पुरुष शिक्षक की आंखों में एक चमक दिखाई दी। ये काम खत्म होने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। अध्याय 9, खेल को समाप्त करना। रात धीरे धीरे छा गई। अंकल फू शरीर झुकाए हुए आंगन का गेट धक्का देकर खोला और घर में प्रवेश कर गए। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। युवक स्वामी, सब कुछ व्यवस्थित है। जो हुआई बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अंकल फू की ओर देखने लगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके निर्देशानुसार मैंने 5 मकान किराए पर लिए हैं। अंकल फू ने धीमी आवाज में कहा, ये सभी मकान कुछ सुनसान इलाकों में हैं और चाबियां आपके कहे अनुसार दरवाजों के चौखटों पर रखी हैं। उन्होंने जो हुआई को हाथ से बनाए गए कई सरल नक्शे सौंपे, जिनमें घरों के सटीक स्थान अंकित थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना? जो हुआई ने नक्शा उठाया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अंकल फू ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, युवा मालिक कृपया निश्चिंत रहें। ये बूढ़ा नौकर मामलों को संभालने में हमेशा भरोसेमंद रहा है। हम इन मामलों को आम किराएदारों के नाम पर एक साथ निपटाते हैं, इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं होगा। जो हुआई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अंकल फू, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज थोड़ी नर्म हुई, फिर उन्होंने गंभीरता से निर्देश दिया। याद रखना, इस मामले का या मेरे क्लोन की किसी भी खासियत का जिक्र कभी किसी से मत करना, यहाँ तक कि मेरे पिता से भी नहीं। यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। अंकल फू के वृद्ध चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया और उन्होंने दृढ़ता से कहा, युवा मालिक का रहस्य मेरी जान है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे अपनी जान देकर भी सुरक्षित रखूंगा और एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। जो हुआई को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। दिन भर की भागदौड़ के बाद आप थक गए होंगे। जाए और अब आराम कीजिए। जी हाँ, युवा स्वामी। अंकल फू ने झुककर अभिवादन किया और धीरे धीरे चले गए। अंकल फू के जाने के बाद जो हुआई ने तुरंत आराम नहीं किया। उसने अपने बगल में रखा टैबलेट कंप्यूटर उठाया और कुशलतापूर्वक तियानहाई सिटी प्रोफेशनल्स की आधिकारिक वेबसाइट खोली। आखिरकार अभी उसके पास केवल यासुओ का ही नजरिया है और यासुओ टावर ऑफ ट्रायल्स के कालकोट ट्री में काफी अंदर है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि प्रतियोगिता में अन्य टीमें क्या प्रगति कर रही हैं। सौभाग्य से पेशेवरों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर टावर ऑफ ट्रायल्स चैलेंज की रैंकिंग के बारे में वास्तविक समय में अपडेट उपलब्ध हैं। स्क्रीन चालू हो जाती है और डेटा रिफ्रेश हो जाता है। प्रथम स्थान यासुओ व्यक्तिगत 9वीं मंजिल। जो हुआई की चिंता अंततः दूर हो गई। बेहद बड़ी बढ़त। दूसरे स्थान पर रही लू क्यूई की टीम अभी भी 7वें स्थान पर संघर्ष कर रही है। ये पहला स्थान सुरक्षित है। उसने अपनी चेतना को यासुओ से पुनः जोड़ा। 9वीं मंजिल पर मौजूद जानवर लगभग 10वें स्तर के हैं, जिनकी आक्रमण शक्ति और स्वास्थ्य में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन एआई द्वारा नियंत्रित यासुओ के सामने वह अब भी टिक नहीं पाएगा। तलवार की रोशनी चमकी और गरज उठी। वे खूंखार जानवर गेहूं की कटाई की तरह गिर पड़े। बुद्धिमान एआई वास्तव में प्रभावशाली है। जो हुआई ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि 10वीं मंजिल से एक बॉस प्रकट होगा, कठिनाई में काफी वृद्धि होगी। उन्हें कुछ हद तक चिंता थी कि एआई फूबो द्वारा तैयार किए गए उपचार का उपयोग कर सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खो देते हैं, तो ये बाद में आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा, जो कि बुरा होगा। उसने कुछ देर तक ध्यान से देखा। एआई के नियंत्रण में रहने वाले यासुओ के पास युद्ध के प्रति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत जागरूकता है। जब इसका सामना विचित्र जीवों के एक बड़े समूह से होता है, तो यह चतुराई से उन्हें दूर ले जाता है और एक एक करके उन्हें हरा देता है। जब उस पर लगातार हमले होते हैं, तो वह स्थायी रूप से पीछे हट जाता है या यहाँ तक कि ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए अजीब जानवरों के शवों को भी पकड़ लेता है। उसकी धूर्तता और चतुराई जो हुआई के व्यक्तिगत नियंत्रण से भी परे थी। जो हुआई को पूरी तरह से राहत मिली। थकान की एक गहरी अनुभूति मुझ पर फिर से हावी हो गई। उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई और वह गहरी नींद में सो गया। ये सुबह के शुरुआती घंटों की बात थी। टावर ऑफ ट्रायल्स के बाहर रोशनी तेज थी, फिर भी वह जगह लोगों से भरी हुई थी। आज की रात उन युवा पेशेवरों की है जो रात भर अथक परिश्रम करते हैं। उफ, मैं आखिरकार बाहर आ गया। हौंकते हुए लू क्यूई अपने 4 साथियों के साथ ट्रायल टावर के पोर्टल से कुछ अस्त व्यस्त हालत में बाहर निकला और थोड़ी देर आराम करने के लिए तैयार था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने उतने ही थके हुए साथियों का हौसला बढ़ाया। भाइयों, आप सब ने खूब मेहनत की है। हमारी टीम वर्क दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आइए हम सब अपना पूरा जोर लगाएं और भी कड़ी मेहनत करें और आज रात पूरी रात जागकर एक ही बार में 10वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। उसने अपनी छाती थपथपाई और एक साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण वादा किया। इस ट्रायल टावर चैलेंज में प्रथम स्थान जीतने पर मैं आप सभी को 100,000 ग्रेड ज़िया कॉइन से पुरस्कृत करूंगा। वाह, युवा मास्टर लू तो कमाल के हैं। 1 लाख, ये तो बहुत बढ़िया है, युवा स्वामी लू। युवा मास्टर लू कमाल के हैं। ये सुनकर चारों टीम सदस्य तुरंत उत्साहित हो गए, उनकी थकान मानो गायब हो गई और वे उसकी प्रशंसा करने लगे। लू क्यूई ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अनजाने में चौक के केंद्र में स्थित विशाल रियल टाइम रैंकिंग स्क्रीन की ओर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। वह अचानक खड़ा हो गया और स्क्रीन के शीर्ष पर चमकती हुई डेटा लाइन को ध्यान से देखने लगा। प्रथम स्थान यासुओ व्यक्तिगत 10वीं मंजिल। बॉस की लड़ाई जारी है। 10वीं मंजिल, क्या तमाशा चल रहा है। लू क्यूई की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। उनकी टीम ने जी जान से संघर्ष किया, अनगिनत दवाइयां ली और बड़ी मुश्किल से 7वीं मंजिल पार कर पाए। वे इतने थक चुके थे कि उन्हें कुत्तों की तरह सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ा। पता चला कि यासुओ नाम का वह लड़का पहले ही 10वीं मंजिल पर पहुंच चुका है। और यह काम सिर्फ एक व्यक्ति ने किया। ये यासुओ कहां से आया?
लू क्यूई इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। आज का दिन वाकई मनहूस है। आज सुबह उस अनजान बूढ़े आदमी ने मुझे बुरी तरह पीट दिया और मेरा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। अब एक और यासुओ सामने आ गया है जो पहले स्थान के लिए उसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। धतेरी की, लूची को इस तरह के अपमान का सामना कब करना पड़ा था। हेलो, लू क्यूई ने अपना कम्युनिकेटर निकाला। उसकी आवाज दिसंबर की ठंडी हवा की तरह बर्फीली थी। तुरंत, अभी इसी वक्त, कुछ लोगों को भेजकर परीक्षा टावर के निकास द्वार की रक्षा करो। अगर आपको लंबे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। यासुओ नाम का एक और भी है। अगर वह सामने आने की हिम्मत करे तो उसे भी मार गिराओ। उसे दोबारा परीक्षा के टावर में प्रवेश न करने दो। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। संचार समाप्त करने के बाद लू क्यूई ने उदास चेहरे के साथ आराम कर रहे टीम के सदस्यों की ओर देखा। आराम करना बंद करो, अभी उठो, चार्ज करते रहो, पूरी शक्ति से, जरा भी संकोच मत करो। मैं सारी नीली दवाइयां ले लूंगा। अगर कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत करे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसके भयंकर रूप को देखकर टीम के सदस्य इतने भयभीत हो गए कि उनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वे जल्दी से उठे और लूची के पीछे पीछे ट्रायल टावर में वापस चले गए। हालांकि साहस के एक क्षण से इतनी बड़ी खाई को पाटा नहीं जा सकता। सुबह के 4 बजे तियानहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य झांग मिंग युआन ने जम्हाई ली और अपनी लाल आंखों को मल लिया। अन्य 3 प्रधानाचार्यों की भी ऐसी ही हालत थी। वे लगातार जम्हाई ले रहे थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रहस्यमय यासुओ से जल्द संपर्क करने के लिए वे दिन से लेकर रात भर जागते रहे।